हेलो एवरीवन, आज डेट है 31 मार्च 2021 और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे, तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट इशू है वो वीमेन से रिलेटेड है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सब देखो, हर साल एक महीना सेलेक्ट किया जाता है और उस मंथ में वीमेन के हिस्ट्री में क्या रोल रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको याद किया जाता है और उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 1 मार्च से 31 मार्च तक महिलाओं का जो डेयरी फार्मिंग है, डेयरी फार्मर्स है, कोऑपरेटिव है, यूनियंस है, इन सबको साथ मिला करके महिलाओं का क्या योगदान रहा है हिस्ट्री में, उसको याद किया जा रहा है। जैसे वाइट रिवॉल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जिसको जाना जाता है, उसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा, विमेन डेयरी फार्मर्स की क्या अचीवमेंट्स रही, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उसको याद किया गया है कि किस तरीके से ऐसी महिलाएं जिनके पास में सिर्फ 2 से 5 गायें थी घर में और बहुत ही स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी, मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा उन लोगों के पास ज़मीन भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो डेयरी में एक बदलाव आया, एक चेंजेज आया, उसमें इन महिलाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। और उसी की वजह से इन डेयरी कोऑपरेटिव मॉडल की सहायता से ही ऑपरेशन फ्लड को काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अभी देखो, एक कोऑपरेटिव वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो कोऑपरेटिव होता क्या है? कोऑपरेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन आप मान लो जिसमें बहुत सारे लोग, जब सेम उनका टारगेट होता है, सेम उनका अचीवमेंट होता है, तो उसके आधार पर बहुत सारे लोग अपने कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स के आधार पर, अपनी एस्पायरेशन के आधार पर एक साथ मिलते हैं और डेमोक्रेटिकली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई भी व्यक्ति आकर के उसमें फिर हेड बन जाएगा, उन्हीं में से सब लोग आपस में एड एंड एडवाइस देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में और सब लोग मिल करके एक कॉमन टारगेट लेकर के उसमें वर्क करने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव हमने देख लिया। हमने देखा कि महिलाओं का ऑपरेशन फ्लड में क्या योगदान रहा। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये जो डेयरी कोऑपरेटिव मॉडल्स है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है। देखो, अगर हम बात करें, ये जो डेयरी कोऑपरेटिव मॉडल्स हैं वो बहुत सारी जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको आपस में मिला करके, जो मिडिलमैन से या फिर मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस से इस चीज़ से परेशान थे कि दूध का उत्पादन हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन उन लोगों को अपनी जितनी उनकी प्रोडक्शन था उस अकॉर्डिंग उनको आय नहीं हो पा रही थी। तो ये जो डेयरी कोऑपरेटिव मॉडल आया है, इससे जो फार्मर्स हैं, स्पेशली डेयरी फार्मर्स, उनको काफ़ी प्रॉफिट मिला है। एक स्टडी सामने आई है इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर की, जिसमें बोला गया कि जिन महिलाओं को एड भी दी गई, मतलब मनी से रिलेटेड सहायता भी दी गई, और जिनको ट्रेनिंग भी दी गई, फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ ट्रेनिंग भी जिनको प्राप्त हुई, वो 93% ऑन वीमेन फार्मर्स में पॉजिटिविटी देखने को मिली है। कंपैरिजन टू ऐसी महिलाएं जिनको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एड दी गई, उसमें सिर्फ 57% सक्सेस रेट देखने को मिली है। मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर रेगुलर में आप सिर्फ पैसा दिए जा रहे हो तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ऐसी कुछ व्यवस्था की गई जो फार्मर्स को प्रोग्राम ओरिएंटेशन करती है और इसके तहत जो वीमेन फार्मर्स हैं उनको ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है, ताकि साइंटिफिक तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेज उनको समझाई जाएं। किस किस के ऊपर? एनिमल हेल्थ के ऊपर, फॉडर क्वालिटी, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट, इन सब के ऊपर महिलाओं को एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई फाइनेंशियल एड के साथ, उसका पॉजिटिव रूप हम देख चुके हैं कि क्या काफ़ी फायदा हुआ है। अब हम बात करें कि महिलाओं के द्वारा कौन कौन सी आज तक डेयरी चलाई गई हैं, कुछ कोऑपरेटिव डेयरी के जो वीमेन के द्वारा हेड है वीमेन वहाँ की, और किस तरीके से इसमें फ़ायदा मिला है। देखो, NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसने कुछ डाटा पब्लिश किए हैं कि लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे इंडिया में, पूरे देश में 1,90,000 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई हैं, और जिसमें से 6 मिलियन वीमेन मेंबर्स हैं, मतलब महिलाएं काफ़ी योगदान दे रही हैं। राजस्थान में अगर स्पेशली इसकी बात करें तो इसके द्वारा जो इनकम जनरेटेड है वो काफ़ी हो गई है, और जो महिलाएं हैं उन्होंने इस तरीके से अपने आप की हेल्प की कि मड हाउस से वो सीमेंट स्ट्रक्चर में अपने आप घर को उन्होंने कंप्लीट चेंज कर लिया है।
39% ने कंक्रीट सेट अपनी कैटल्स के लिए कंस्ट्रक्शन करवाया है। और इसके अलावा बहुत सारी फर्टाइल ग्राउंड्स महिलाओं को प्रोवाइड हुए हैं, जहाँ पर महिलाओं का ना सिर्फ देखो मेंटली डेवलप हो रहा है बल्कि उनकी ग्रूमिंग भी हो रही है। वो एक तरीके से रूरल एरियाज से निकल करके लीडरशिप पोजीशंस पर जा रही हैं। तो देखो इस तरीके से जो महिलाओं में जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से महिलाएं पीछे छोड़ करके जो महिलाएं आगे निकल रही हैं लीडरशिप पोजीशन पर, वो महिलाओं का ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को पीछे छोड़कर, मतलब जो ट्रेडिशन जो चलती आ रही है ना उसको तोड़ करके, उन सीमाओं को फांद करके महिलाओं को आगे बढ़ने का ये पहला स्टेप है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनसे अगर हम देखें तो देखो राजस्थान का जो भीलवाड़ा है वहाँ पर प्रेमबाई है। उस प्रेमबाई आज वो अपने घर के लिए इतना पैसा कमाती हैं कि उन्होंने खुद के घर के लिए 25 एकड़ लैंड खरीद ली है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग से वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं। ठीक है, वो भीलवाड़ा मिल्क यूनियन की एक मेंबर भी बन गई हैं। ये सब बनने के बाद में ही उनके जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। इसके अलावा कुछ और अगर हम बात करें तो सृजा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है जिसने अपनी 24 वीमेन के साथ में अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था और आज उसका एनुअल टर्नओवर 450 करोड़ रुपए है। सिर्फ दूध बेचने से उन्होंने अपना ये कंपनी स्टार्ट की थी। नेक्स्ट, अमूल डेयरी ने पिछले साल 10 वीमेन डेयरी फार्मर्स के नाम रिलीज किए जिनने अपनी कंपनी स्टार्ट की और दूध बेच करके वो आज मिलीनियर बन गई हैं। इंस्टेंस अगर उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो नवल बेन दाल संग भाई चौधरी फ्रॉम वाडगाम, वो लगभग 88 लाख रुपए हर साल कमाती है। 2019-20 में उन्होंने इतने रुपए कमाए। दूसरी है मालवी कनुबेन धनेरा, उन्होंने 74 लाख रुपए कमाए 2019-20 में। मतलब इस सेक्टर में ये जो महिलाएं हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। तो देखो महिलाएं जो एक तरीके से सिर्फ दूध दूहने का काम करती थी, घर में वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती थी, घर का काम करती थी, लेकिन उन्हीं घर के कामों में जो ट्रेडिशनल उनके वर्क हैं जब उनमें ही उनको आगे बढ़ाया जा रहा है तो पहले से देखो काम में तो परफेक्ट थी, साथ में उनको प्लस में उनको दिया गया फाइनेंशियल असिस्टेंस ताकि वो और ज़्यादा इसमें इनपुट कर सकें। साथ में उनको दिया गया ग्रूमिंग उनकी हुई, उनको ट्रेनिंग दी गई कि जिस तरीके से वो गलत तरीके से मान लो कोई चीज़ को कर रही थी तो उनको सुधारा गया। तो इस चीज़ से उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। जब वो बाहर निकली, लोगों से मिली, तो उनको लगा कि वो काम कर रही हैं जिससे लोग तो करोड़ों कमा रहे हैं, मतलब उस काम में वो तो परफेक्ट हैं। यही विश्वास उनको आज इतना आगे लेकर के आया है। लास्ट में इस आर्टिकल में बोला गया है कि ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन ना ली, ना ही डेयरिंग में कोई प्रोसीजर, कुछ वर्किंग, कुछ नहीं सीखा, लेकिन आज वो मिल्क यूनियंस, कोऑपरेटिव इनको एज ए मास्टर, एज ए हेड के रूप में आगे संभाल रही हैं। तो ये काम उनका आगे बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट को और हेल्प करनी चाहिए। अकाउंट्स मैनेजमेंट के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है उसमें और ज़्यादा हेल्प महिलाओं की जानी चाहिए। तो ये पॉजिटिव रुख महिलाओं का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, देखो फर्स्ट न्यूज है, पिछले साल हमारे इंडिया में लॉकडाउन लगा था सेम इसी टाइम, मार्च का ही महीना था। 22 मार्च से इंडिया में पहली बार 22 मार्च को लॉकडाउन लगता है। उसके बाद में 24 तारीख से 22 मार्च को भारत बंद होता है, 24 मार्च से भारत में लॉकडाउन लग जाता है और धीरे धीरे उस लॉकडाउन को धीरे धीरे इंक्रीज कर दिया जाता है। अब जैसे ही लॉकडाउन लगता है, हमारे बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो दूसरे शहरों में काम करते थे उनमें एक डर का माहौल पैदा होता है और डर का माहौल पैदा होने के बाद में वो लोग ज़्यादातर अपने घरों की तरफ वापस आ जाते हैं। ना कोई ट्रांसपोर्ट का साधन, फिर भी वो लोग अपने घर की तरफ वापस आ जाते हैं। इससे एक बात सामने आती है कि पैसा जिसको प्रायोरिटी दी जा रही है इकोनॉमी में वो ज़्यादा सही नहीं है। उस टाइम बहुत सारे एक्सपर्ट ने एक बात बोली थी कि इंडिया का जो इकोनॉमी बूस्टअप का जो मेथड है उसको चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने जो चीज़ फेस की है अगर उसके अकॉर्डिंग हमने नहीं बदला खुद को तो आने वाले समय में मान लो फिर से कोई अगर पेंडेमिक आता है तो ये परेशानी फिर से क्रिएट हो सकती है। ठीक, इसलिए ये चीज़ न्यूज में है और इसी को लेकर के ये आर्टिकल है कि क्या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का जो आर्किटेक्चर है वो चेंज हुआ है। तो इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उन्होंने ये बोला है कि बिल्कुल नहीं हुआ है, सेम उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है जो पहले फॉलो किए जा रही थी। जैसे कि
कुछ इंडेक्सेज आए हैं, उनकी अगर हम बात करें उससे पहले हमारी इंडिया ने, कंट्री ने कोशिश कर दी है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में चेंज किया जाए, और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट अपनी रिकवरिंग के लिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मतलब दोबारा से मनी के ऊपर फोकस किया जाने लगा है। पहले भी तो यही किया जा रहा था, दोबारा से सेम काम किया जा रहा है। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 कंट्रीज में इंडिया की 94 रैंक आई। इसमें जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने ऐसा बोल दिया कि ऐसा नहीं है, हमारे इंडियंस तो बहुत काइंड होते हैं, हमारे कोई कैसे भूखा रह सकता है। हमारे इंडिया में तो जो हमारी जो पपीज़ है जिनको हम पालते हैं उनको ही हम मीठा खिला देते हैं, स्वीट्स खिला देते हैं, तो लोग हमारे इंडिया में भूखा रह ही नहीं सकते। ये जो इंडेक्सेज है ना, गलत तरीके से पब्लिश हुए हैं, सारे प्रॉपर तरीके से डाटा ही नहीं दिए गए हैं। किस तरीके से, किस आधार पर उन्होंने इंडेक्स पब्लिश किया वो हमें बताने होंगे। इसके अलावा एक इंडेक्स हो रहा है WHR20 हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये मार्च 2021 में ही पब्लिश हुआ है, और UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इन्होंने इसको पब्लिश किया है, कंपेयर सिटीजन्स। इसमें 153 देशों के बीच में ये पब्लिश हुआ है, और इसमें ये दिखाता है कि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो वर्ल्ड में सबसे कम, मतलब जो सबसे कम जो हैप्पी कंट्री है उनमें से इंडिया के सिटीजन्स आते हैं। इंडिया ने 144 रैंक इसमें हासिल की है। दूसरी अगर हम बात करें एक और इंडेक्स की, तो देखो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पुअर्टी इंडेक्स आया है। पुअर्टी इंडेक्स में माना गया है कि पिछले समय जब ये लॉकडाउन हुआ तो हमारे इंडिया में जो पुअर की संख्या है, पुअर कौन, जिनकी इनकम पर डे $2 से भी कम हो, ऐसे लोग होते हैं पुअर, और उनकी संख्या बढ़कर के हो गई है 75 मिलियन। मतलब पूरे ग्लोबल में जितनी पुअर्टी इंक्रीज हुई है इस रिपोर्ट ने बोला है, लेकिन उसमें से 60% तो इंडिया में ही है। तो ये हमारे ग्लोबल इंडेक्सेज हैं, इसके आधार पर ये बात बोली गई है कि ये सारी चीज़ें सामने जिस तरीके से आई हैं, तो दोबारा से गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करने की कोशिश कर रही है कि जो परेशानी हुई उसको दोबारा से क्या नहीं किया जाए, दोबारा से फेस नहीं किया जाए, मनी की प्रॉब्लम दोबारा से ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। अब देखो पहले क्या किया जाता था, ओल्ड इकोनॉमी में जो ज़्यादातर ध्यान इस चीज़ के ऊपर दिया जाता था, कैपिटल का फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, पैसा ज़्यादा आना चाहिए, इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन अब इसमें ये बोला गया है कि ईज ऑफ लिविंग को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। पहले जिसको सेक्रीफाइस किया जाता था अब उसको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, पहले जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती थी उसमें इन्वायरमेंट की कॉस्ट को नापा ही नहीं जाता था, इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है उसके बारे में सोचा ही नहीं जाता था। इसीलिए इन्वायरमेंट में इंडिया की रैंकिंग की अगर हम बात करें, एयर क्वालिटी में 180 देशों में से इंडिया की 179 रैंक है, वाटर क्वालिटी में 122 देशों में इंडिया की 120 रैंक है। मतलब इंडिया ने कभी भी एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया। इससे एक बात क्लियर होती है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जाकर के अपने टारगेट फिक्स करनी बात अलग है और उन चीज़ों को अचीव करना एक अलग बात है। ठीक है, तो अब चेंजेज क्या होने चाहिए, नए फ्रेमवर्क क्या आने चाहिए कि जो पहले हमने गलती की कि ईज ऑफ लिविंग को हमने सेक्रीफाइस किया उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और दूसरा एनवायरनमेंट जिसको हमने अवॉइड किया उसको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो क्या पहले की तरह ही सब चल रहा है, तो हाँ पहले की तरह ही सब चल रहा है, कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। नेक्स्ट है जीडीपी की बात। जीडीपी को ज़्यादा नोट अकाउंट फॉर वाइटल एनवायरनमेंट एंड सोशल कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन वेलबींग एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्लेनेट। मतलब इकोनॉमिस्ट के द्वारा इन सारी चीज़ों को फोकस नहीं किया जाता था। एनवायरमेंटल सोशल कंडीशन क्या है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको जीडीपी को काउंट करने में इन सबको ध्यान नहीं दिया जाता था। तो ये बोला जा रहा है कि अब इन सबको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्या किया जा सकता है, किया इस तरीके से जा सकता है कि लोगों की इकोनॉमी, पैसा बढ़े लोगों की, लेकिन जो लाइव्स है वो ज़्यादा बेटर हो। मेजॉरिटी इंडिया में लाइव्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। जो बिलियन प्लस सिटीजन्स हैं उसमें ज़्यादा इनकम को फोकस किया जाए, ज़्यादा लोगों को बढ़ाया जाए। मतलब इनकम बढ़ाई जा रही है लेकिन उसके साथ में सस्टेनेबल तरीके से इनकम को बढ़ाया जाए। ठीक है, न्यू पिलर्स, अगर आपको इनकम बढ़ानी है कुछ और बढ़ानी है तो आपको न्यू पिलर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा। देखो
अगर हम नर्दर्न यूरोप की इस आर्टिकल में बात की गई है, जैसे हमारे फिनलैंड, डेनमार्क, ये देश ऐसे हैं वहाँ पर जीडीपी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन जो लोगों की हैप्पीनेस रिपोर्ट है, हैप्पीनेस इंडेक्स में, उसमें लोग ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब इनकम हाईएस्ट नहीं है पर कैपिटा इनकम, लेकिन वेलबींग रैंकिंग में अगर उन देश की बात करें तो वो ज़्यादा हाई है। मतलब लोगों को ज़्यादा महत्व वहाँ पर दिया जाता है। तो इसी तरीके से इंडिया में भी काम करना होगा। देखो, एक बात और इम्पोर्टेंट बोली गई है कि जो भी चीज़ आपको डिसाइड करनी है उसको आपको लोकल लेवल पर लेकर जाना होगा। जैसे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए गए हैं, लेकिन लोकल ज़्यादा बता पाएंगे कि उनके एरिया में किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। मान लो किसी एरिया में पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप एजुकेशन वहाँ पर नहीं है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है लेकिन एजुकेशन भी नहीं है, तो इस एरिया में फोकस करने की बात क्या है? एजुकेशन, ना कि पोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एरिया का, ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में सिर्फ 17 डेवलपमेंट गोल्स को फिक्स कर लिया जाए, उसी के अकॉर्डिंग काम किया नहीं जाए, नहीं, बल्कि जो लोकल्स हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो खुद की जानकारी हासिल करें कि उनके एरिया में किस चीज़ में बैकवर्डनेस है और फिर वो बैकवर्डनेस है उसके ऊपर काम किया जाए। लेकिन इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि पहले के जो हमारे दिन हैं उसी पर हम वापस लौट रहे हैं। गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है कि 5 ट्रिलियन जीडीपी का जो टारगेट है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। वेल्थ क्रिएटर को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। पावर को सेंट्रलाइज्ड, जैसे इसमें बोला गया है कि पावर को डिसेंट्रलाइज्ड करने की आवश्यकता है, लेकिन पावर को सेंट्रलाइज्ड किया जा रहा है। मतलब सब कुछ व्यक्तियों के ही हाथों में। जो बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं आर दोज दैट हेल्प द सिस्टम टू हील इटसेल्फ। मेडिसिन से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड ये इनसफिशिएंटली हैं, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बोल्ड सॉल्यूशन लेनी चाहिए, हेल्थ को मेन फोकस किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं ना। मतलब इंडिया कुछ समय में ही 2022 में इंडिया अपना 75 एनिवर्सरी मनाएगा इंडिया की इंडिपेंडेंस का। तो इंडिया को कोशिश किया जाना चाहिए कि जिस तरीके से 1947 से हमने टारगेट फिक्स किए थे कि जीडीपी के कितने लोग आएंगे, जीडीपी में नंबर्स ऑफ बिलियनियर्स, नंबर्स ऑफ इंडियन मल्टीनेशनल्स एंड द रीच ऑफ इट्स रॉकेट इन स्पेस, ये सारी चीज़ें हमें काम नहीं करना है। हमें काम करना है हमारे लोगों की लाइफ कैसी है, हमारे लोगों का जीवन कैसा है, हमारे लोगों में खुशी है कि नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल आया था, उसमें ये बोला गया था कि ये जो एलीट इंस्टीट्यूट हैं जैसे आईआईटी, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है और उन आईआईटी की संख्या बढ़ने की वजह से जो उनमें क्वालिटी थी वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। इसलिए जो रिमोट एरियाज़ में जो आईआईटी खोली गई हैं उनको नाम चेंज करके उनको किसी और नाम से चलाया जाए, ताकि आईआईटी की जो एक वैल्यू है वो क्या ना हो, डिक्रीज ना हो। लेकिन इस आर्टिकल में वो पहले वाले आर्टिकल के काउंटर में लिखा गया है और बोला गया है कि रिमोटनेस से किसी भी एकेडमिक एक्सीलेंस में कोई भी कमी नहीं आती। इस आर्टिकल में ये बोला गया है सबसे पहले कि कोई भी एजुकेशन में एक्सीलेंस जो होती है वो ना कि उसकी लोकेशन कैसी है, उसका साइज कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि डिपेंड करती है कि मेंटरशिप की क्वालिटी कैसी है, फैकल्टीज़ जो ज़्यादा होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट जो है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, क्वांटिटी वाला नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट किस तरीके का होगा। कोर फंक्शन, इंजीनियरिंग स्कूल में कोर फंक्शन ये होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में इंक्वायरी हासिल की जाए, उनका इंटरेस्ट साइंस एंड इंजीनियरिंग में कैसा है उसको डिस्कवर किया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट्स के साथ में इंटरेक्शन करवाया जाए। स्टूडेंट्स को वर्किंग कैरियर्स एज डिजाइनर्स, गैजेट मेकर्स के रूप में उनको काम करवाया जाए। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स न्यू गैजेट डिस्कवर न्यू साइंस, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जानी चाहिए जो लोकल डेवलपमेंट की नीड्स हैं, मतलब लोकल एरिया में भी उनको ले जा करके उनको काम करवाए जाए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो हायर सेकेंडरी और कॉलेज लेवल जो होता है वो एक बच्चे को नरिशमेंट इस तरीके से किया जाए कि वो जब एक यंग एडल्ट के रूप में निकले और उनमें जो इंटेंस एनर्जी है उसका यूज किया जाए सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी को जब वो मिले ना, उनका प्रोडक्ट जो मिले, वो ब्लेस फील करें खुद को, उनको लगे कि हाँ लोगों को जो शिक्षा दी जा रही है उसका यूज हो रहा है, सिर्फ उनको कागजों में डिग्री देने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला।
अब यहाँ पर कुछ कंसर्न की बात की गई है। पहले तो ये डिसाइड कर दिया गया कि दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी 10 से 12 आईआईटी ऐसी हैं जो मेन सिटी में हैं। हाँ, वो मानते हैं कि वो एज ए क्राउन अपने आप को फेस करती हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि दूरी से क्वालिटी में कमी आती है। हमें क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि इन सब चीज़ों से हम क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंसर्न बताए गए हैं, जैसे कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, स्टूडेंट्स बाहर निकल जाता है, स्टडी कर लेता है, लेकिन उसमें लैंग्वेज की स्किल्स की कमी होती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से फेस नहीं कर पाता लोगों को, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इसी को लेकर के बहुत सारी आईआईटी इसमें काम कर रही है। जैसे आईआईटी मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है, उसने एक बेहतरीन काम किया है कि जो स्टूडेंट नहीं आएंगे उनको शुरुआत में 5 वीक इंडक्शन प्रोग्राम होगा, जिसमें जो स्टूडेंट्स होंगे और जो उनकी फैकल्टी होगी उनमें घर जैसा माहौल क्रिएट किया जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाएगा, उनका वेलकम किया जाएगा कि उनको ये लगे ही नहीं कि वो बाहर हैं। उनसे सिर्फ उनके जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर्स हैं स्टूडेंट्स के साथ में, सिर्फ उनके करियर की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जो उनके फैकल्टी मेंबर्स हैं ना, वो कुछ ऐसे यूजफुल प्रोग्राम करेंगे जो मेंटरशिप के लिए, उन लोगों से जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कंसर्न क्या है, एक कंसर्न होता है जैसे कि हमारे इंडिया में जो फैकल्टी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसमें फैकल्टी के ऊपर इस आर्टिकल में मेन फोकस किया गया है कि फैकल्टी हमारे इंडिया में जो शॉर्ट लिस्ट की जाती है कि किस तरीके से फैकल्टीज़ को रिक्रूटमेंट किया जाए और रिटेंशन बना रहे। हमारे इंडिया में रिक्रूटमेंट 2 स्टेजेज में होता है। सबसे पहले हायरिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कैंडिडेट को, फिर इंटरव्यू बुलाया जाता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पहले स्टेज में जो शॉर्ट लिस्ट होता है वो मैकेनिकली होता है, मतलब लोगों का जो काम है, क्वांटिटी है, उसके आधार पर उनको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है। उसमें धोखाधड़ी भी तो हो सकती है। मान लो कितने रिसर्च पेपर लिखे, अब वो फेक भी तो लिखवाए जा सकते हैं। मतलब कितने क्वालिटी वाले लिखे, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। तो ये जो शॉर्ट लिस्ट का जो काम है ना, उसमें चेंजेस करने की आवश्यकता है। जैसे बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पेपर्स, साइज ऑफ ग्रांट्स वॉन एंड द लाइक, ये सब कुछ चीज़ें हैं, इनको ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन इनको फोकस ना करके क्वालिटी किसने काम किया उसको ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। अब इस आर्टिकल में एक बात बोली गई है कि देखो, जो बड़े इंस्टीट्यूट है ना, ऐसा नहीं है कि वो ही अच्छा काम करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जो आईआईटी मंडी है, उसने अपने यहाँ पर अटल इनोवेशन जो रैंकिंग है उसमें 7th रैंक हासिल की, और ऐसा एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम वोन द स्कोच अवार्ड भी उसको मिला है। मतलब लैंडस्लाइड से पहले ही अलार्मिंग हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि लैंडस्लाइड होने वाली है, और उसके लिए उसको स्कोच अवार्ड मिला है। इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि रिमोटनेस से कुछ भी नहीं होता है। जैसे इंडिया वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी, जैसे रूरल न्यू इंग्लैंड में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, और ये जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। बहुत ज़्यादा दूर है, इसका जो कैंपस है ना, वो इंडस्ट्री से चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है, बल्कि गाँव में है। जापान की न्यूएस्ट वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी, बहुत ही रिमोट एरियाज़ में है, लेकिन बहुत ही शानदार कॉलेज है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो बेहतरीन कॉलेज हैं, जो सिटी में जो कॉलेज हैं, वो ही अच्छा काम कर पाती हैं, बल्कि जो रैंकिंग, जो कॉलेज जो दूर है, लेकिन अगर उन्हें क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है तो वो बेहतरीन काम कर पाती हैं। तो इस आर्टिकल में सीधा सा ये बोला गया है कि नाम चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नाम को डिमिनिश नहीं किया जा रहा है। रिमोट एरियाज़ में जो हमने आईआईटी खोल दी, सिर्फ और सिर्फ आप अपना जो प्लेस किस तरीके से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है कि आपके पास में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसके साथ में आपको किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है, किस तरीके से उनको इवोल्व करना है, और किस तरीके से उनमें टेक्नोलॉजी के साथ में उनका साथ जोड़ करके सोसाइटी के लिए बेहतरीन वर्क करना है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।